Hello students, today I will continue the tribute part 2 lesson 10. First of all, I will explain words meaning, and so listen very carefully, and if you like my video please subscribe my चैनल. लेट्स बिगन. आज हम लेसन 10 द ट्रिब्यूट पार्ट सेकंड की स्टडी करेंगे. और सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर जो न्यू वर्ड्स हैं उनको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है. हम उस मीनिंग को डिस्क्राइब कर लें और उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लें, फिर हम लेसन की रीडिंग केयरफुली करेंगे. आई विल ट्रांसलेट इनटू हिंदी. स्प्राउटिंग माने होता है ग्रोइंग एंड स्प्रेडली रैपिडली जल्दी बढ़ना. कांगुलेटेड माने होता है द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग वेरी थिक ऑफ ब्लड जम जाना. बिक्स माने होता है, ये देखिए बिक्स मीन्स होता है लालटेन. हॉलिंग मीन्स होता है मेकिंग अ लाउड क्राई व्हेन यू आर इन पेन एंग्री, जोर से चिल्लाते हुए. क्लैप्स माने होता है ध्वस्त होना या गिरना. फेलिंग डाउन सडनली. नेक्स्ट है आपका एबोनबल. एमोनबल माने होता है वेरी बैड, वेरी अनप्लीजेंट पीरियड्स ऑफ क्वाइट एंड लिटिल एक्टिविटी, कष्टकर या निष्क्रिय शांति. विग्निटी माने होता है द एरिया इमीजिएटली अराउंड अ प्लेस, पड़ोस या समीपता. ये मैंने आपके वर्ड्स मीनिंग डिस्क्राइब कर दिए. अब हम आपकी पार्ट की रीडिंग करेंगे. हम पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं कि बड़े भाई ने घर के बंटवारे के लिए अपने बीच वाले भाई को, जो भुवनेश्वर में नौकरी करता था, उसको बुलवाया था और वो गांव में आ चुका था. वहाँ का किस तरह का वातावरण है, क्या महसूस करता है, उसका बड़ा भाई आज भी वैसे ही है जैसे वो बहुत साल पहले हुआ करता था. द बस स्टॉप वॉज सम डिस्टेंस फ्रॉम द ब्लेज. I had fallen behind him. He stopped and asked the same old question he used to ask. I just could not speak. बस स्टॉप गांव से कुछ ही दूरी पर था. मैं कुछ पीछे रह गया तो वे रुके और वही पुराना प्रश्न उन्होंने किया. मैं कुछ नहीं बोल सका. The past sprouting up in me, the childhood days and the days now. Time has congulated for me. I have changed. वो कह रहा है अतीत मेरे भीतर फैला जा रहा था. बचपन के दिन और ये दिन, समय मेरे लिए शायद कहीं जम सा गया था. मैं बदल गया हूँ. बट माई एल्डर ब्रदर, परंतु मेरे बड़े भाई, टाइम कुड नॉट ब्रिंग अपॉन हिम एनी चेंज. मैं बदल गया हूँ परंतु मेरे बड़े भाई समय के साथ भी उन्हें नहीं बदला जा सका. एज इन दोज डेज ही वॉज स्टिल वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ माई कैरिंग माई बैग. आई फेल्ट सो स्मॉल. जैसे कि उन दिनों वे अब भी मेरा बैग लिए आगे आगे चल रहे थे. मुझे लगा मैं बहुत छोटा हूँ. हेजिटेशनली आई शेड, ब्रदर गिव मी दैट ब्रीफकेस, लेट मी कैरी इट फॉर अ वाइल. मैंने हिचकिचाते हुए कहा, भाई साहब ये ब्रीफकेस मुझे दे दो, थोड़ी देर इसे मैं ले चलूँ. डोंट यू वरी ही सेड. चिंता मत करो, उन्होंने कहा. इट इज़ हैवी एंड यू आर टाइट.
Let us quicken our step. You must be feeling hungry. It is time for the evening meal. I followed him in silence. उन्होंने कहा, भारी है, तुम थक गए हो, अब अपनी चाल में तेज़ी लाओ, तुम्हें भूख लगी होगी, शाम के भोजन का समय हो गया है। मैं चुपचाप उनके पीछे पीछे चलता रहा। We reached home. हम घर पहुँचे। It was already dark. अंधेरा हो चुका था। The time for the lighting of wicks माने होती है लालटेन। और इस तुलसी के पौधे के सामने बत्ती लगाने का समय, मतलब रात हो चुकी थी, लालटेन जल चुकी थी। Before the scared tulsi plant. Unlike those days, none of my nephews rushed towards me howling, "Here is uncle." उन दिनों से विपरीत एक भी भतीजा ये चिल्लाते हुए या ये ज़ोर से कहते हुए मेरी तरफ नहीं आया, चाचा आ गए। My sister-in-law did not run from the kitchen to receive me. मेरी भाभी मेरा स्वागत करने के लिए किचन से दौड़कर भी नहीं आई। It was all quiet and calm. Only my brother came and stood near me. सब कुछ शांत था, केवल मेरी माँ मेरे पास आई और आकर खड़ी हो गई। The second brother and his wife were now here to be seen in the entire house. There was an air of unusualness, rather the stillness of the graveyard, as if the house was preparing for its ultimate collapse. और दूसरा भाई और उसकी पत्नी मुझे कहीं नहीं दिख रहे थे। इधर घर में असामान्य वातावरण था, मतलब कोई भी चीज़ मुझे नॉर्मल नहीं लग रही थी, बल्कि एक प्रकार से बहुत बुरा सन्नाटा छाया हुआ था, मानो घर अंतिम रूप से ध्वस्त होने के लिए तैयार हो रहा था। आई ट्राई टू बी नॉर्मल। मैंने प्रत्येक के साथ सामान्य होने की कोशिश की, लेकिन बट देयर वॉज दैट abominable lull all around. My second brother and his wife, in spite of their presence at home, showed no emotion. मेरा दूसरा भाई और उसकी पत्नी ने घर पर उपस्थित होने के बावजूद मेरे प्रति कोई भी इमोशन या भावुकता नहीं दिखाई। They were all set for the partition and they cared for nothing else. I could not sleep that night and the following morning passed quietly uneventfully. वे बंटवारे के लिए दृढ़ संकल्प थे और उन्हें किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं था। मैं उस रात सो नहीं सका और अगली सुबह घटना की चिंता में गुजर गई। इट वॉज मिड डे। दोपहर का समय था। 7 or 8 people had gathered in our courtyard to supervise the division. We 3 brothers were present. Mother was not to be seen anywhere in the vicinity. बंटवारे का निरीक्षण करने के लिए आंगन में 7-8 लोग इकट्ठे हो गए थे। हम तीनों भाई उपस्थित थे। माँ आसपास कहीं नहीं दिख रही थी। We were waiting for the final separation, as if ready to slice out of flesh of the domestic body which our parents had nourished since the day of their marriage. हम अंतिम बंटवारे की प्रतीक्षा कर रहे थे, जैसे कि मानो अपने गृहस्थी के शरीर के बाँस को काटने के लिए तैयार थे।
as if ready to slice out of flesh of the domestic body which our parents had nourished since the day of their marriage, and then we would run away in 3 different directions, catching a piece each, जिसे हमारे माता पिता ने उनकी शादी के दिन से ही पोषित किया था, और फिर हम में से प्रत्येक एक एक टुकड़ा लेकर इधर उधर भाग जाएंगे. ऑल द हाउस होल्ड आर्टिकल्स वर हीप्ड. हीप्ड माने ये देखिए आपके ऑल द हाउस होल्ड आर्टिकल्स. हीप्ड माने होता है ढेर, और लेडल्स मीन्स होता है चम्मच, बहुत बड़ी लकड़ी के हत्थे वाला. बैटल्स मीन्स पान होते हैं, और ट्रिक्ड माने होता है रिसना. मॉर्गेज माने होता है गिरवी रखना. डिस्पासनेंटली माने होता है पक्षपात होना. ये आपके वर्ड्स मीनिंग हो गए. ऑल द हाउस होल्ड आर्टिकल्स वर हीप्ड इन द फैमिली कटयार्ड. गृहस्थी के सभी चीज़ों का आंगन में ढेर लगा दिया गया. These were to be divided into 3 parts. इन सब चीज़ों को 3 हिस्सों में बांटा जाना था. घर की सभी छोटी मोटी चीज़ें. All the small things of the house. Almost everything movable, starting from the ladles made out of coconut shells and bamboo to the little box. नारियल के और बाँस से बने हुए चमचों से लेकर छोटे बक्से तक जिसमें पिताजी अपना पान रखा करते थे. The axe and the old radio set too had been produced. इसके साथ में ही लगभग हर चल संपत्ति, कुल्हाड़ी और पुराना रेडियो सेट भी रख दिया गया. सभी वस्तुओं की एक लंबी लिस्ट बनाई गई. A long list of all the items was made. Nothing was spared. Neither the dignity, wooden rice crusher, nor the little fingers of the family adults. लकड़ी की बनी हुई चावल को कूटने की धिकनी भी, और परिवार की छोटी मोटी देव मूर्तियाँ भी नहीं. हर वो चीज़ रखी गई जो हमारे घर में थी और उसके बंटवारा होना था. I saw my elder brother rise. I saw my elder brother raise. मैंने अपने बड़े भाई को खड़े होते हुए देखा. He stopped for a moment near the pile of things and unfastened the strap of his wrist watch and placed it on the hip with the other things. वस्तुओं के ढेर के पास वे थोड़ी देर रुके और अपनी कलाई की घड़ी को उन्होंने खोला और उन वस्तुओं के साथ रख दिया जिन वस्तुओं का वहाँ पर ढेर लगा हुआ था. Perhaps a tear trilled down his cheek with a heavy sign. He left the place. मैंने देखा शायद एक आंसू उनके गाल से नीचे लुढ़का. गहरी सांस लेकर वो वहाँ से चले गए. I had often heard him say the father had bought him that wrist watch when he was in his 11th class. मैंने अक्सर उन्हें ये कहते हुए सुना था कि पिताजी ने उनके लिए ये घड़ी तब खरीदी थी जब वे 11वीं कक्षा में थे. But I also remember well, in my MA final year, he had mortgaged that watch to send me money to go to Delhi for an interview. मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने
एमए के अंतिम वर्ष में एक इंटरव्यू हेतु दिल्ली जाने के लिए अपने बड़े भाई को पैसे भेजने के लिए कहा था, तो उन्होंने इस घड़ी को गिरवी रख दिया था। ही हैड सेंट मी अमाउंट ऑफ 150 रुपीज़। आई रिमेंबर क्लियरली। मुझे अच्छी तरह से याद है, उन्होंने मुझे 150 रुपये की रकम भेजी थी। नो वन नोज़ वेदर द रिस्ट वॉच वुड कम बैक टू हिम और नॉट। हिज एक्शन सीम symbolic of the shaping all his attachment with the past। कोई नहीं जानता था कि उस घड़ी, वो उनकी कलाई की घड़ी वापस कैसे लौटी या उन्होंने किस प्रकार से उसको छुड़ाया। उनका घड़ी रखने का यह कार्य अतीत से सारे संबंध तोड़ लेने का भी प्रतीक था। आई वॉज साइलेंट। मैं चुप था। माई एल्डर सिस्टर इन लॉ वॉज इन द बैकयार्ड। माई सेकेंड ब्रदर वॉज ऑफन whispering things into his wife's ears and was there taking the place with us. It was like to butcher knife going to sharpen itself। मेरी बड़ी भाभी पीछे बाड़े में थी। मेरा दूसरा भाई अक्सर अपनी पत्नी के कानों में कुछ कानाफूसी कर रहा था और वह बंटवारे में भाग लेने के लिए वहाँ उपस्थित था। यह एक पैने किए जाते हुए कसाई के चाकू के समान था। द एल्डर ब्रदर वॉज calm and composed like a perfect gentleman। He was looking at the proceedings dispassionately, exactly as he had done on the day of the sacred thread ceremony of his son and on the day of my मैरिज। बड़े भाई शांत और मौन थे और पूरी तरह से एक जेंटलमैन की तरह निरपेक्ष भाव से सारी कार्रवाई देख रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने अपने पुत्र के जनेऊ के समय और मेरे विवाह के दिन किया था। इट वॉज सेम preoccupied and grave manner, attending sincerely to his duty while discussing anything with my second brother. He had that same calm and composed voice, not a sign of disgust and regret। अपने कर्तव्य को गंभीरतापूर्वक करते हुए उन्होंने वही पूर्व निर्धारित और गंभीर तरीका था। मेरे दूसरे भाई से किसी चीज़ पर बात करते समय उनकी वही शांत आवाज़ थी। अप्रसन्नता और दर्द का कहीं कोई निशान नहीं था। आई रिमेंबर, मुझे याद है, द ईयर फादर डाइड। मुझे याद है उस वर्ष जब पिताजी की मृत्यु हुई थी। तब हमें वी हैड टू लिव अंडर अ ग्रेट फाइनेंशियल स्ट्रेन। इट वॉज विंटर। द चिल was at its height। We had a limited number of blankets। blankets माने होता है कम्बल। The cold was so biting, particularly at midnight, that one blanket was not enough for one। और मुझे याद है तब हमें आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ रहा था। सर्दी का समय था, शीत अपने चरम पर थी। हमारे पास गिनती के कम्बल थे। ठंड इतनी अधिक पड़ती थी, खासकर आधी रात्रि को, और एक व्यक्ति का काम एक कंबल से नहीं हो सकता था। That night I was sleeping in the passage room। When I woke up in the morning, I found my elder brother's blanket on me। उस रात मैं गलियारे के कमरे में सो रहा था। जब मैं सुबह जागा तो मैंने अपने कंबल के साथ साथ अपने बड़े भाई का कंबल भी अपने ऊपर पड़ा पाया। Added to mine early at dawn, he had left for the fields without a blanket on his shoulders if he had been asked why। यदि कोई
उनसे पूछता कि क्यों, मतलब मेरे बड़े भाई अपना कंबल भी मेरे ऊपर डाल देता था ताकि मुझे सर्दी ना लगे, और वह सुबह जल्दी ही बिना कंबल के खेतों में चले जाते थे। यदि कोई उनसे पूछता कि क्यों, he would have surely said in his usual manner that he did not feel the cold, now I have a comfortable income। तो उन्होंने अपने स्वाभाविक रूप से ही निश्चित रूप से कह दिया होता कि उन्हें ठंड नहीं लग रही थी, अब मेरे पास पर्याप्त आमदनी थी। Yet it had never occurred to me to think of buying any warm cloth for my elder brother. He is still satisfied and happy with that old tattered माने होता है फटा पुराना blanket that he had covered with me with one. The same blanket was there before me। अब मेरे पास पर्याप्त आमदनी थी, फिर भी मैं अपने बड़े भाई के लिए कोई गर्म कपड़ा खरीदने का विचार मेरे मन में कभी नहीं आया। वे अपने उसी फटे पुराने कंबल से अब भी संतुष्ट और सुखी हैं जो उन्होंने एक बार मुझे उड़ा दिया। अन्य वस्तुओं के साथ वह कंबल भी मेरे सामने रखा हुआ था। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। आई विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।